नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल मंडी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारी क्लास 10th का हमारा जो 9th चैप्टर है, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उनके बारे में हम बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ इसको शुरू करने से पहले हम अपनी कुछ बेसिक बातों के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से हम इनके बारे में कहेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में हम अपने 8th चैप्टर के अंदर हमारे सभी टी रेशो के बारे में, मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। साइन, कोस, टेंजेंट और इनके उल्ट कोसेक थीटा, कोस का उल्ट सीकेंट थीटा और टेन का उल्ट कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ में इन टी रेशो की जरूरत पड़ेगी और ये टी रेशो किस भुजा के साथ हैं, मीन्स इनको जो अपने मेन फार्मूला है हमारा लाल कक्का, ठीक है, एस सी टी, एस मतलब साइन, सी मतलब कोस और टी मतलब टेंजेंट। उन तीनों का आपके पास लाल कक्का के साथ क्या संबंध बनेगा वो देखेंगे। साइन आपके पास क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, साइन का उल्ट कोसेक तो कर्ण बटा में लंब। सी से कोस, कोस क्या होता है, आ की मात्रा से आधार बटा में कर्ण, ठीक है, और सीकेंड क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। और टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है, तो कोड क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। आपको मैंने याद करवाया था, ठीक है, आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, जैसे आपने देखा था, ठीक है। एक मूवी के अंदर भी था हमारे पास चौक डस्टर, उसके अंदर भी आपके पास पी से मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी से मतलब बेस आधार, एच से हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण, ठीक है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आप जैसे मर्जी जिस मर्जी ढंग से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो त्रिकोणमिति की सबसे कई बार बात होती है कि इस त्रिकोणमिति की जरूरत क्या है, कहाँ इसकी जरूरत महसूस हुई। त्रिकोणमिति की जो जरूरत है महसूस हुई वो खगोल शास्त्र के अंदर सबसे पहले। उसी खगोल शास्त्र के आधार पर इस त्रिकोणमिति का हम यूँ कहें संसार के अंदर जन्म हुआ, ठीक है। बड़े बड़े ग्रहों की, तारों की, ठीक है, ग्रह या हम कहें तारे, इन सभी की आपस में दूरियां ज्ञात करने के लिए हमें, ठीक है, त्रिकोणमिति की सहायता ली गई। इनकी त्रिकोणमिति के आधार पर ही हम जो मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, या आपका देशांतरों के बारे में बात की जाती है, देशांतर के बारे में बात की जाती है, ठीक है, उन सभी का लिए हम त्रिकोणमिति के कंसेप्टों का ही यूज़ करते हैं। इनकी किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ की दूरी, आपके पास एक मान लीजिए अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग के ऊपर, और आपको दूसरी तरफ कहीं सड़क के दूसरी तरफ कहीं कार खड़ी है और आपको वो आपकी बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है ये पता करना हो, या आपसे मीन्स ये सीधी दूरी, ठीक है, ये कितनी दूरी है आपको ऐसे पता करना हो, तो इन सभी चीज़ों को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, किसी नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, उन सभी के लिए हम त्रिकोणमितीय का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनके लिए हम जो 19वीं शताब्दी के अंदर एक काफ़ी इसके बारे में पढ़ने को मिलता है, जो भारत के अंदर पढ़ने को काफ़ी जानकारी मिलती है जो इसके बारे में, ठीक है। एक यंत्र है थियोडोलाइट, जो एंगल मेजर करने के काम आता है, ठीक है, किसी वस्तु की दूरी के लिए। आपने कभी अगर किसी मैथ एग्जीबिशन के अंदर गए होंगे तो वहाँ जरूर देखा होगा, या आपके हो सकता है स्कूल में बनवाया भी गया हो, ठीक है। थियोडोलाइट, ये आपकी किसी भी प्रकार के सिस्टम को हमें पता करना हो, कोई एंगल किस प्रकार का होता है ये, उसके बारे में थोड़ा सा जनरल आपको मैं बताता हूँ। आप जनरल चाहें तो एक बना सकते हैं। मान लीजिए कप, आपके पास एक स्टैंड लिया, आपने एक पाइप लगा ली, ठीक है, एक लकड़ी की लाइन लगाई। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपके पास एक कील लगाकर उसमें एक डी लगा लेंगे, ठीक है। उस डी की हेल्प, वो डी है आपके लिए एंगल मेजर करने के लिए। इस डी के साथ ही हम यहाँ पर एक धागे को बांध लेते हैं, ठीक है, ये जनरल जो आप घर पे बना सकते हैं। और थियोडोलाइट जो यंत्र बनाया गया था वो अलग इंस्ट्रूमेंट और लेंसों के साथ में हेल्प से बनाया गया था, ठीक है, ये ताकि एंगल को मेज़र करने के लिए। यहाँ हम क्या करते हैं, एक पाइप लगा लेते हैं, एक
स्ट्रॉ लगा लेते हैं, मतलब जैसे जिसमें आप लिम्का पीते हैं जस्ट, ताकि एंगल्स को देखना हो। मान लीजिए कोई वस्तु आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये वस्तु की ऊंचाई है। हम क्या करते हैं, जिस भी जगह पर आप खड़े होकर देखना चाहते हैं इसकी हेल्प के बारे में, ठीक है, ये आपके पास पाइप होगी, ठीक है, आपको यहाँ से ऊपर की, क्योंकि ज़मीन पर पड़ी होगी ना, ये ज़मीन मान लेते हैं हम सारी, आपको यहाँ तक का एंगल देखना है। तो जब आप डी को उल्ट करेंगे, ठीक, डी घुमाई जाएगी, पाइप घूमेगी, तो देखने के लिए डी घूमेगी। फिर आपके पास यहाँ से एंगल डी कितनी यहाँ पर ऊपर उठ गई, ठीक है, वहाँ से फिर हम इस एंगल के बारे में पता कर लेते हैं कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इस तरह बैठे बैठे हमने कोण के बारे में पता कर लिया। फिर हम, अगर हमें ये आधार पता करना हो आधार पता कर सकते हैं, ऊंचाई पता करनी ऊंचाई पता कर सकते हैं, लंब पता करना हो, सॉरी कर्ण पता करना हो कर्ण पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ खासियत जरूरी है हमारे लिए, आपके पास जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, जैसे मैं साइन के बारे में बात करूँ, इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। आपको अगर एक चीज़ पता करनी है तो बाकी दो चीज़ें आपके पास, पहला नंबर कौन कौन तो यहाँ से आ जाता है, ठीक है, मोस्टली आपको दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। दूसरा लंब और कर्ण, दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हम कोई भी टी रेशो पता करेंगे, वो हम हमेशा इस प्रकार से पता करते हैं कि अज्ञात जो है उसको ऊपर रख लेते हैं, जो ज्ञात है उसको नीचे। आपका जो भी टी रेशो बनता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फिर अज्ञात को ज्ञात करना बिल्कुल आसान हो जाता है। आप उस टी रेशो को, टी रेशो का मतलब यहाँ से आपके साइन कोस त्रिकोणमितीय अनुपात से, ज्ञात से आप गुना कर देंगे, ज्ञात से गुना करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, और वो आपके पास क्या हो जाएगी, जो भी आपने आधार, ये लंब या कर्ण के बारे में पता किया होगा, उसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देखें, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम जनरल बात करते हैं, क्योंकि कोनों के लिए कुछ शब्द मिलेंगे हमें, तो हमें उन शब्दों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। अगर हमें शब्द पता हो तो हमारी आकृति का आधा काम हमारे लिए आसान हो जाता है। मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं, ठीक है, ये आपकी दृष्टि रेखा होगी, ठीक है, या यूँ कहीं आपकी क्षैतिज रेखा होगी, आप बिल्कुल सीधा दिख रहे हैं। दृष्टि रेखा तो वो हो जाएगी जहाँ जैसे आप घूमेंगे, जिसे आप बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे थे, ये आपकी कोई बिल्डिंग्स है, ठीक है। आपने अपनी आँखों को, अब जनरल अगर आप अपने आप को देखें भी, अपनी आँखों को ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा ले तो आपकी जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर की तरफ चली गई। जब आप नीचे की तरफ देख रहे थे तो आपकी दृष्टि रेखा से आपको आधार दिखाई दे रहा था बिल्डिंग का। जब आपने दृष्टि रेखा को, ठीक है, जैसे आपकी आंखों की ऊंचाई ये थी, मान लो आंखों की किरण जा रही है ये, आपने जब उनको यूँ घुमाया, ठीक है, तो आपकी आंखों की पलकें ऊपर की तरफ उठी, आपको बिल्डिंग का जो मकान है, ठीक है, भवन है, उसका ऊपरली सिरा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ आपकी, अगर मैं इसको क्षैतिज रेखा मान लूँ या आपकी दृष्टि रेखा मान लूँ, तो इनके बीच में बनने वाला जो कोण है, ठीक है, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। मीन्स यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर होता है, जब आप नीचे खड़े होकर किसी जगह के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो आपके आधार के साथ जो कोण बनेगा वो आपका उन्नयन कोण होगा। मतलब अगर उन्नयन कोण दिया गया है तो वो आपको क्लियर करता है कि आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मीन्स ये कोण दिया गया है। दूसरा, अगर आप बाई चांस किसी बिल्डिंग पर ऊपर खड़े हैं तो सीधे रेखा में क्या होगी आपकी, अगर बिल्कुल सीधा देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई देगा, ये क्षैतिज रेखा बनेगी आपकी, ठीक है, दृष्टि रेखा होगी। और नीचे मान लीजिए यहाँ कहीं कोई कार खड़ी है, ठीक है, आपके पास यहाँ मान लेते हैं कोई कार खड़ी है, तो इस कार के लिए तरफ जब आप देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ से आपकी आंखों की दृष्टि थी, ये आंखों की पलकें थी, आपको कार की तरफ देखने के लिए क्या करना पड़ा, पलकों को झुकाना पड़ा, ठीक है, पलकें आपकी झुक गई। मीन जो पलकें यहाँ ऐसे थी आपकी, वो आपकी इस तरीके से हुई, घूमी नीचे की तरफ। तो अब तो ये जो कोण आपके पास बनता है इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। मीन्स अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर अवनमन कोण दिया गया तो ये क्लियर होता है कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर, ठीक है, किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। फिर हम इस कोण के बारे में करते क्या है, यहाँ से आधार के कारण, क्योंकि ये आधार ये क्षैतिज रेखा दोनों समानांतर होगी, ये तिरक रेखा होगी, तो ये कोण आपके पास इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हम बाहरी किसी कोण से तो पता नहीं कर सकते हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, तो हम उस कोण को अंदर की तरफ ले आते हैं और वो अंदर का कोण आपके एकांतर कोण होने के कारण अंदर की तरफ चला जाता है। जो ये कोण का मान होगा वही इस कोण का मान होगा, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा, आधार हो गया ये आपकी दृष्टि की क्षैतिज रेखा होगी, दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगी, तो एकांतर कोण आपकी तिरक रेखा के कारण ये बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे पास चीज़ों के बारे में पता करते हैं। अब हम इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम इनके अंदर जो
हमारे पास हमारे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, आपके उदाहरण दिए गए। हम सबसे पहले उदाहरण शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है, फिर हम ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि लगभग आपके 6-7 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 7 एग्जाम्पल्स हैं और 16 क्वेश्चंस हैं, लगभग 23 टोटल बन जाते हैं, ठीक है। और आपके फाइनल एग्जाम में इन 23 क्वेश्चंस जो हैं, मोस्टली इन्हीं में से 23 क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आ जाता है, या इसी तरह का सिर्फ क्वेश्चंस की थोड़ी मोटी स्टेटमेंट चेंज होगी, 10 मीटर की जगह 15 मीटर लिख दिया गया, ठीक है, 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री का कोण दे दिया गया, वो चीज़ें, ठीक है। और दूसरा नंबर, आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर सभी मानों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। टेबल्स का मान आपको सभी को ज्ञात होना चाहिए। आपको फिंगर से भी सिखा रखा है मैंने सारे के सारे मान निकालने, ठीक है, वो मान आपको ज़रूर आने चाहिए। बिना मानों के आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमें खास ख्याल रखनी है, ठीक है। आपके पास थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम साइन की अगर बात करें, ठीक है, तो किस प्रकार से हमारे पास रहेगा। पीछे हम 8वें चैप्टर को करते हुए इसकी पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ी सी ज्ञान के लिए दोबारा करवा रहा हूँ। मैंने आपको अपनी हाथ की उंगलियों पर कहा था कि जैसे मान लीजिए हम चीज़ें की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी उंगली की तरफ से, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है, इन पर ही हम कोनों पर बात करेंगे। साइन के लिए आप इस तरफ की उंगलियाँ देखते हैं कि कितनी हो, उनका वर्गमूल बटा में 2। जैसे आपका साइन 0 के लिए इस तरफ कितनी उंगलियाँ हैं, 0, ठीक है। अब 30 की बात करते हैं, इस तरफ अब कितनी उंगलियाँ हमारे पास, 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। आप 45 की बात करते हैं, अब इस तरफ कितनी उंगलियाँ हैं, 2, तो 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 60 पर बात करते हैं तो इस तरफ कितनी उंगलियाँ हैं, 3, तो वर्गमूल 3 हो जाएगा। जब आप इसकी बात करते हैं 90 डिग्री पर, तो इस तरफ कितनी उंगलियाँ हैं, 4, ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और बटा में सभी के 2 आएगा। 0/2 आपके पास 0 हो जाता है और 2/2 कटकर 1 हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण आप इस चीज़ को ना भी रखें, ठीक है, आप सिंपल इसकी जगह सीधा 1 रख सकते हैं, और यहाँ आपके पास 0/2 के कारण सीधा आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास। और दूसरी तरफ अब आपका जो ये बुक में मिलेगा आपको, वो 1/2 का मान मिलेगा। ये ऐसे ही कोस का करना है हमने, ठीक है। कोस में हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उंगलियाँ ही देखते हैं। आपका कौन तो वही रहेगा, 0, 30, 45, 60, 90। 0 पर क्या देखा आपने, ऊपर की तरफ उंगलियाँ देखी कितनी है, ऊपर की तरफ उंगलियाँ कितनी है, 4, ठीक है। 30 पर 3, 45 पर 2, 60 पर 1 और 90 पर 0, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3, 2 का वर्गमूल 2, 1 का 1 वर्गमूल और 0 का 0, और बटा में आपको वैसे ही 2 लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कटकर 1 आ गया और ये आपने 0 ही आना है इसका। और ये मान आपके पास बुक में जो आपको मिलेगा 1/2 मिलेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वर्गमूल 2/2 भी लिख लेंगे तो वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, पहले की उन फिंगर्स बाद बटा में बाद की फिंगर्स। जैसे अब जब 0 पर बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरफ फिंगर्स कितनी है, 0, बाद में कितनी है, 4, ठीक है। तो 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, तो 0/2 क्या आ जाएगा, 0। 30 पर बात करेंगे, आप इस कोण पर बात करते हैं, पहले फिंगर्स कितनी है, 1, बाद में कितनी है, 3, तो 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल 3। 45 पर पहले फिंगर्स कितनी है, 2, बाद में कितनी है, 2, तो वर्गमूल 2/2 कटकर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ऐसे ही हमारे पास 60 पर बात करेंगे, पहले फिंगर्स कितनी है, 3, तो वर्गमूल 3, बाद में कितनी है, 1, तो वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो वर्गमूल 3/1। बटा में आप 1 लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना वर्गमूल अकेला वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं। 90 पर जब बात करते हैं आप, तो पहले कितनी फिंगर्स हैं, 4, बाद में कितनी है, 0, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, 2/0, ठीक है। और 2/0, 0 को किसी से भी भाग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर आपको ये क्या शब्द मिलता है, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित या इन्फिनिटी कह लेते हैं हम एक प्रकार का, ठीक है। फ़र्क होता है दोनों के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा सेम रहेगा। और साइन का उल्टा आपके पास कोसेक, कोसेक का कोस का उल्टा सीकेंट और टैन का उल्टा कोट, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास
जीरो का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, ऐसे ही अपरिभाषित का उल्टा जीरो, 1/2 का उल्टा 2, वर्गमूल 2/2 का उल्टा 2/वर्गमूल 2, या आप इसको वर्गमूल 2 कह लें, वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, 2/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2 कह लें या 2/वर्गमूल 2 कह लें, 1/2 का उल्टा 2 और जीरो का उल्टा अपरिभाषित। कोट टेंजर का उल्टा, जीरो का उल्टा अपरिभाषित, 1/वर्गमूल 3 का उल्टा वर्गमूल 3/1, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, वर्गमूल 3/1 का उल्टा 1/वर्गमूल 3 और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अच्छा, इनमें भी आपके पास क्या है, जो मेन मान जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, अगर हम बात करें, ये 3 मान आपके टेंजेंट के 30, 45, 60 और यही 3 मान आपके कोट के, क्योंकि मेनली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में आधार या लंब पता करने के लिए ही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कर्ण है वो हमारी दृष्टि रेखा की तरह होती है और दृष्टि रेखा को कभी भी नहीं कहा जाता मोस्टली पता करने के लिए। हाँ, किसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कोई रस्सी है, कोई सीढ़ी है वो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास क्वेश्चंस है, उसके अंदर वो सीढ़ी है, सीढ़ी को आप हमेशा ही टेढ़ा रखेंगे। ठीक है, जैसे ये बिल्डिंग है, सीढ़ी क्या रखी जाएगी, इसके साथ तिरछी तौर पर ही रखी जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, तो सीढ़ी तिरछी होगी, तो सीढ़ी की पता करनी। रस्सी है, कोई खंबे से बांध रखी है, ठीक है, तार बांध रखी है, उसको टेढ़ा ही लगाया जाएगा, तिरछा ही लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसी किसी चीज़ को पता करना हो कोई, ठीक है, तो अब हम उसको कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली आप सभी के अंदर आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें आपके पास एक आकृति के अंदर 2 तरह के समकोण त्रिभुज बन रही होंगी, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज बन रही है, दोनों के आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास आज उदाहरण नंबर 1 कर रहे हैं जो इसमें कह रहा है, अगर आप बुक में देखेंगे आपको दिया गया धरती पर क्या ना एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। जैसे आप देखिए आकृति में दिखाई दे रहा है, बिंदु बी से सी मीटर तक की दूरी पर आपको, ठीक है, तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ का कोण, यहाँ से क्लियर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ ये तो बहुत कुछ लिखता है, लेकिन हमें अपने जनरल क्वेश्चंस में क्या करना होगा, किस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको एक मीनार दी गई है, मीनार के 5 बिंदु मतलब निचले बिंदु से, जैसे मान लीजिए अगर इसको ए बी मान लिया जाए, ये निचला बिंदु होगा, तो इसके 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। उस बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है। आपको इस मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। बस आपको करना क्या, इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, आधार बी सी कितना दिया गया, 15 मीटर, क्योंकि आप इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये आधार हो गया, फिक्स हो गया, यहाँ पर एक ही कोण की बात है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हम क्या करेंगे, मानना मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे, h मीटर, और कोण ए सी बी या बी सी ए कह लें, बात एक ही है, वो कितना दिया गया, 60 डिग्री का, क्योंकि एक ही समकोण त्रिभुज है, तो बस उसी समकोण त्रिभुज को लेना, ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है हमारे पास। ठीक है, बिल्डिंग सीधी है तो 90 डिग्री कोण पर होगी। तो इस क्वेश्चन को आपने करना क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जो भी आप आकृति बना रहे हैं, इसमें आकृति बनाना और उसके बारे में जानकारी लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आकृति और ये जानकारी जो आप लिखेंगे वही आपको क्लियर करेंगे कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। आधार बी सी दिया गया आपको, ठीक है, आपने त्रिभुज एबीसी में आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी, ये अज्ञात है आपके पास। ठीक है, आपके पास ज्ञात क्या है, जो पता है आपको वो क्या है, बी सी। इस कोण के लिए ए बी क्या चीज़ है, लंब, और ये क्या चीज़ है, आधार। लंब बटा में आधार, ले लो आम, ले लो किलो किलो आम, या लाल कका, जो भी आपने याद किया हो जिस ढंग से भी। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से। तो लंब बटा में आधार क्या होता है आपके पास, लाल कका, लंब बटा आधार। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एस सी टी मीन्स टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट कितनी डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसलिए आप यहाँ पर थीटा ना लगा कर क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, उसको हमने एच माना हुआ है, अगर नहीं भी माना होगा आप ए बी लिखा होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी आपके पास 15 है, टेंजेंट 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। कैसे, आपको याद होगा 0, 30, 45, 60, 60 मतलब उससे पहले की फिंगर्स कितने, 3, वर्गमूल 3 बटा में 1,
एक वर्गमूल आप बटा में लिखें ना लिखें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई h 15 वर्गमूल 3 मीटर। आप यहाँ से आगे कर भी सकते हैं, h बराबर में 15 को परली तरफ गुना कर दिया, 15 वर्गमूल 3 मीटर। क्लियर, ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। उसके अंदर हमें क्या दे रहा है ये वो देखेंगे। सिंगल फिगर्स पर ही दिया गया आपका ये एक सिंगल समकोण त्रिभुज बन रही है, उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कहना एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, जैसा दिखाया गया है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है, जो बिंदु बी हो गया हमारे पास। यहाँ तक पहुँचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण के झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास दो दो चीज़ें पता करने के लिए कह दी इन्होंने। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम करेंगे क्या वो देखें, क्या चीज़ हमें करनी है इसके अंदर। आपको कह रहा है बिजली मिस्त्री को, ठीक है, ये बिजली का मिस्त्री है हमारे पास, उसको बिजली की तार मान लो यहाँ पॉइंट आपके पास ठीक करने वाला है, उससे 1.3 मीटर की दूरी पर नीचे उसको पहुँचना, अपनी सीढ़ी को लगाना है। ये सी बिंदु हो गया, ये मान लीजिए डी बिंदु हो गया। ठीक है, टोटल जो खंबे की ऊंचाई दी है उसने हमें वो कितनी दी है, 5 मीटर। ठीक है, ये हमें दी हुई है। अब इसके अंदर आप ध्यान दें, क्योंकि 1.3 आप नीचे कर रहे हैं, तो 5 में से अगर आप 1.3 घटाएंगे, 5 में से दशमलव तो वैसे घट नहीं सकता, तो 0.0 लगा लेंगे हम। 1.3 घटाया तो 3.7, मतलब जो ये नीचे की दूरी है वो कितनी है, 3.7 है। ठीक है, अब आपसे वो क्या कह रहा है वो देखें। खंबे के पाद बिंदु से ये दूरी हम की सीढ़ी की दूरी, ठीक है ना, ये सीढ़ी है आपके पास, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी, ये आपके पास क्या है, सीढ़ी। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई की क्या है आपके पास, BD, जो आपको चाहिए। ठीक है, और कोण क्या कहा इन्होंने, ये सीढ़ी कितने डिग्री के कोण पर झुकी होनी चाहिए, 60 डिग्री के कोण पर। ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर कहना झुकाने पर हमारे पास ये, ताकि लंबाई पता कर सके हमें से, वो सीढ़ी की लंबाई पता करने के लिए कहा है। तो कोण आपका BDC, ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब हमें इसी त्रिभुज से एक तो सीढ़ी की लंबाई पता करनी है और दूसरा इस दूरी को पता करना है। हमारे पास सिर्फ ऊंचाई है खंबे की यहाँ पर। ठीक है, आपके पास क्या है, अगर हम देखें खंबे की ऊंचाई आपके पास है, उसको आप लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई AC बराबर में 5 मीटर। ठीक है, AB बराबर में कितना, 1.3 मीटर है, इसलिए आपके पास BC क्या होगा, 5 माइनस 1.3, मतलब 3.7 मीटर। ठीक है, क्योंकि 5 में से घटाएंगे लेकिन दशमलव मानकर आपके पास, क्योंकि दशमलव में से दशमलव की संख्या ही घटेगी आपकी, तो 5 में से आपको जनरल घटाने मुश्किल होती है, हमेशा गलती कर जाते हैं आप, क्योंकि 5 में से 1.3 जब घटाएंगे, ठीक है, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स 8 लिख बैठते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या करें, दशमलव के जब आप घटा रहे हैं तो 5.0 बना लें उसको, 1.3। ठीक है, आपको घटा करने के अंदर आसानी हो जाएगी। हमेशा दशमलव के जो स्थान है वो हमेशा बराबर कर लें, उससे गलती के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं घटा करने के। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज BCD में, ठीक है, आपको सबसे पहले BD ज्ञात करना है। आपको BC दिया गया, इस कोण के लिए आप कर्ण पता करना चाहते हैं, और लंब आपको दिया गया, कर्ण बटा में लंब, मतलब लंब बटा कर्ण साइन होते हैं, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक 60। BD आपको पता करना है, BC आपके पास 3.7 है, और कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा हो गया, साइन 60 आपके पास, ठीक है, 60 डिग्री का कोण ये हो गया, तो उससे पहले की फिंगर्स देखते हैं कितनी है, वो 3 है, तो वर्गमूल 3/2 बनता है मान, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 में वर्गमूल 3। तो BD आपके पास क्या हो जाएगा, 3.7 को आप 2 से गुना कर देंगे, बटा में वर्गमूल 3, डेट मीन 7.4 बटा में वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको दशमलव में बिल्कुल आगे निकालना चाहें
ठीक है। इसके हर का परिमेयकरण करना चाहें, जैसे 7.4 ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो सिंपल, जब भी आपको सिंगल रकम हो तो आपके लिए आप हर का परिमेयकरण पूरा करके लिखा चाहें, या सीधा ही उस वर्गमूल 3 को ऊपर लिख दिया और नीचे वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करके 3 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे, 7.4 वर्गमूल 3 का मान 1.7, ठीक है, होता है हमारे पास, तो उनकी गुना करने पर आप 3 से भाग करेंगे तो लगभग ये आपके पास जो आंसर बनेगा वो 4.28 मीटर बन जाएगा। ठीक है, 4.28 मीटर। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है, आपको दूसरा क्या पता करना है इसके अंदर, आधार CD के बारे में। ठीक है, अब CD बटा में BC, आपके पास ये इस कोण के लिए क्या है, आधार है, और ये क्या आपके पास लंब है। तो आधार बटा में लंब, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो आधार बटा में लंब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट 60 हमारे पास। CD हमारे पास कितने है वो हमें पता करनी है। BC कितनी है हमारे पास, 3.7। ठीक है, BC हमारे पास 3.7 है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अगर हल करते हैं आगे, कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, वर्ग 1 बटा में वर्गमूल 3, क्योंकि टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3/1 होता है, तो उसका उल्टा 1 बटा वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ से CD क्या बन जाएगा, ऊपर गुना कर दिया 3.7 बटा में वर्गमूल 3। फिर वही मैंने आपको जैसे बताया, आप इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ऊपर वर्गमूल 3 लगा दिया, नीचे बिना वर्गमूल के लिख देंगे। अगर आगे इस कैलकुलेशन को करना चाहते हैं, वर्गमूल 3.7 को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं और इसको यहाँ तक, लेकिन अगर करना भी चाहें तो 3.7 को आप वर्गमूल 3 के मान से गुना कर देंगे। 1.7 के लगभग आपके पास वो मान बनता है, 1.73205, जहाँ जितने मर्जी डिजिट का यूज़ कर लें। ठीक है, और फिर इसको 3 से भाग करके लगभग 2.14 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास एग्जांपल से मैं देख रहा हूँ इसको, तो मैं इसलिए आपको वही एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। क्लियर, आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमने करना है। ठीक है, इसके बाद हम अपने कल के लेक्चर्स के अंदर इसके हमारे आगे के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख करके देखेंगे कि किस तरह से अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, आपके स्टूडेंट्स के साथ, जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ जरूर शेयर करें इनको। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी बात को आप कहना चाहते हैं, किसी बात को पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।